हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफलता की मंजिल में। हमने दोस्तों आपको जो HSC CET बेस पर जो 25 मॉक टेस्ट दिए थे संत रविदास लाइब्रेरी श्यामसुख के द्वारा, उनमें दोस्तों जो 14वें नंबर का वीकली टेस्ट है, यानी जिसको हम मॉक टेस्ट भी कह सकते हैं, और जो अपना 23वें नंबर का वीकली टेस्ट है, इन दोनों का अपना वीडियो के तौर पर सोल्यूशन रहता है। तो दोस्तों हम आज की इस वीडियो में अपना जो 14वें नंबर का जो वीकली टेस्ट हुआ था, जिसको हमने आपको मॉक टेस्ट के रूप में हमने दिया, उसका दोस्तों हम सोल्यूशन करेंगे। और उसके अंदर जो हमने 30% मैथ जो रीजनिंग का दिया है, उसका हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं इस सोल्यूशन को। और इसके अंदर हमने जो 41 से लेकर जो 70 तक के पर्सन मैथ जो रीजनिंग के दिए हैं, इनमें जो 41 प्रश्न हम देखें तो वो आता है कि हमें विषम का चयन कीजिए, यानी हमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें जो सबसे अलग है उनका चयन करना है। अदरक, गाजर, आलू और टमाटर। दोस्तों यदि हम इसको टमाटर को देखें, वो दोस्तों ज़मीन से ऊपर उगता है, लेकिन यदि हम अदरक, गाजर और आलू को देखें, वो दोस्तों ज़मीन के नीचे उगते हैं। तो हम इसमें जो डी ऑप्शन जिसमें टमाटर लिखा गया है उसको हम सही करेंगे, क्योंकि इनमें चारों में से जो टमाटर है वही दोस्तों ज़मीन से ऊपर उगता है। तो अब हमें अपना 42वें नंबर का प्रश्न देखें। यदि x बराबर में, यानी x बटे y बराबर में 1/3 दिया हुआ है, तो x की स्क्वायर प्लस में y की स्क्वायर भाग में x की स्क्वायर माइनस में y की स्क्वायर का हमें मान निकालना है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन को करने के दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले जो इसमें रकम दी गई है उसको हम लिख लेते हैं। उसके अंदर क्या लिखा गया है कि x बटे में y, इसका हमें 1/3 दिया गया है, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें x की स्क्वायर प्लस में y की स्क्वायर डिवाइड बाई x की स्क्वायर माइनस में y की स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। दोस्तों हम इसको इस प्रकार से करेंगे कि x की वैल्यू की जगह हम 1 रखेंगे और y की वैल्यू हम 3 मानेंगे। तो हम यदि ये वैल्यू उसके अंदर पुटअप करेंगे तो ये अपना सोल्यूशन हो जाएगा। ये तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे कि x की जगह हम 1 रखेंगे, y की जगह हम 3 रखेंगे। तो 1 की स्क्वायर प्लस में 3 की स्क्वायर हो जाएगा। इस बटे में x की जगह हम 1 रखेंगे, 1 की स्क्वायर माइनस में y की जगह हम 3 रखेंगे, तो दोस्तों 3 की स्क्वायर। ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, बस यही इसके अंदर डिफरेंस है। 1 प्लस में 9 हो जाएगा और 1 के माइनस में 9 हो जाएगा। हम देखें तो अपना दोस्तों 10 बटे में -8 हो जाएगा। यदि हम इसको काटेंगे तो 5, ये 2 पकड़ जाएगा, ये -4, यानी कि अपना उत्तर आ जाएगा -5/4। ये अपना उत्तर आ जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है -5/4, वो अपना सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में अगला पद हमें ज्ञात करना है, और इसमें क्या लिखा गया है हमें कि 11, 12, 16, आगे 25 और 41 दिया हुआ है। हमें अगला पद ज्ञात करना है कि इसके आगे क्या आएगा। यदि हम दोस्तों इनमें डिफरेंस देखें, इसमें 1 का डिफरेंस है, इसमें 4 का डिफरेंस है, इसमें 9 का डिफरेंस है, इसमें 16 का डिफरेंस है। यदि हम करें तो दोस्तों ये 1 की स्क्वायर होती है, ये 2 की स्क्वायर होती है, 9 हम देखें तो दोस्तों 3 की स्क्वायर होती है, 16 4 की स्क्वायर होती है। तो आगे हमारे 5 की स्क्वायर आ जाएगी, यानी 5 की स्क्वायर का डिफरेंस आएगा। 5 की स्क्वायर अपना 25 होता है, तो 25 का डिफरेंस आएगा। तो यदि हम इसमें 25 ऐड करें तो अपना 66 आ जाएगा। तो अगली जो रकम है वो अपनी 66 हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर बी में लिखी हुई है। यानी यहाँ पर 1 जुड़ा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 9, यहाँ पर 16 जुड़े, तो आगे अपने 25 जुड़ जाएंगे। तो अपना 66 जो सी ऑप्शन, जो बी ऑप्शन है, वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे जो अपना 44 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, उसमें क्या लिखा है? उसमें दोस्तों अपना जो एक वर्गमूल से संबंधित एक प्रश्न दिया गया है, उसको हम देखते हैं। और इसमें भी दोस्तों हमें x का मान ज्ञात करना है। हमें इसमें x का मान ज्ञात करना है कि x की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले जो इसमें हमें रकम दी गई है उसको हम लिख लेते हैं। और इसके अंदर हमें क्या दिया गया है कि वर्गमूल 1 प्लस में 25/144 ये दिया गया है, और इसके बराबर में 1 दिया हुआ है, आगे प्लस में x बटे में 12 दिया हुआ है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है कि x की वैल्यू क्या होगी, यानी यहाँ पर क्या आएगा वो हमें निकालना है। यानी ये दोनों बराबर आने चाहिए, ये रकम और ये रकम है, ये दोनों बराबर आने चाहिए। तो यदि हम इसका एलसीएम लें तो 144 आएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे, तो यहाँ पर 144 प्लस में 25 हो जाएगा। ये वर्गमूल में, तो हम यहाँ पर वर्गमूल लगा देंगे। बराबर में 1 है, प्लस में x बटे 12 है।
यदि हम इसको करेंगे तो अपना 169 बटे में 144 आ जाएगा, ये वर्गमूल में है। और आगे हमको पता है कि x बटे में 12 है। यदि इसको हम वर्गमूल समाप्त करेंगे तो अपना 13 बटे 12 आ जाएगा। तो इस साइड में कितना है, हम यहाँ पर 12 एलसीएम लेते हैं तो अपना कितना आ जाएगा कि 12 प्लस में x आ जाएगा। तो इस साइड में यदि 12 ये किसके प्लस के है, ये इस साइड में भाग के उस साइड में आके मल्टीप्लाई में होगा। तो हम कैसे करेंगे, 13 बटे में 12 मल्टीप्लाई में 12 होंगे, उस साइड में 12 प्लस में x बचेगा। तो 12 से 12 कट जाएगा, अपना कितना आ जाएगा 13 बराबर में 12 प्लस में x होगा। ये 12 इस साइड में आएगा तो 13, ये इस साइड में प्लस में इस साइड में आके माइनस में होगा तो x, तो एक वैल्यू आ जाएगी x बराबर में 1। तो अपना ए ऑप्शन जिसमें 1 लिखा हुआ है वो अपना सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। इसको हम दोस्तों किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले हम इसी को लेते हैं, ये हमें बार बार इस साइड में लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ पर इसको करेंगे तो अपना 13 बटे 12 आ जाएगा। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो अपना 12 प्लस में x बटे में 12 होगा। ये 12 इस साइड में आएगा तो दोस्तों गुणा में हो जाएगा, 12 से 12 कटेगा तो अपनी ये रकम बचेगी। अब ये 12 इस साइड में प्लस में इस साइड में आके माइनस में होगा तो बराबर में अपना x बचेगा। तो x की वैल्यू हम यदि 13 में से 12 हम लेस करेंगे तो 1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसका इस प्रकार से हम कर देंगे, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर का जो क्वेश्चन आता है इसके अंदर 45वें नंबर का प्रश्न, इसके अंदर हमें क्या करना है, आयत की जो लंबी भुजा है वो हमें ज्ञात करनी है। दोस्तों हमें पता है कि आयत क्या होता है, जिसकी लंबाई और जो चौड़ाई यानी आमने सामने की भुजा समान होती है। यानी इसमें सबसे लंबी भुजा एक होगी और एक उससे छोटी भुजा होगी, 2 ही भुजा होती है इसके अंदर। यदि उनकी हम लंबाई के हिसाब से देखें, उसकी हम देखें तो इसके अंदर हमें सबसे लंबी भुजा ज्ञात करनी है कि सबसे लंबी भुजा कौन सी होगी। तो इसमें वो हम किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, इसमें लिखा क्या है कि यदि किसी आयत के विकर्ण की लंबाई तथा क्षेत्रफल क्रमशः, यानी आयत के विकर्ण की लंबाई हमें दी गई है 25 मीटर और इसका क्षेत्रफल हमें दिया गया है 168 वर्ग मीटर। तो आयत की लंबी भुजा में निकालनी है कि आयत की लंबी भुजा क्या होगी। दोस्तों हमें पता है कि विकीर्ण की लंबाई का क्या फार्मूला होता है। सबसे पहले हमें विकीर्ण की लंबाई का फार्मूला लिख लेते हैं। वो क्या होता है कि लंबाई की स्क्वायर प्लस में चौड़ाई की स्क्वायर, लेंथ प्लस में ब्रेथ की स्क्वायर होता है। तो हम इसको लिख लिया, ये अपना विकीर्ण का फार्मूला आ गया। अब दोस्तों हम कैसे करें, इसकी क्षेत्रफल भी दिया हुआ है तो क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है। यदि हम क्षेत्रफल का फार्मूला देखें तो इसका लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ये हमने लिख लिया। अब दोस्तों ये हमें दिया हुआ है 25, ये हमें दिया हुआ है 25 तो हमने इसके बराबर में 25 लिखा। और ये हमें कितना दिया हुआ है, और ये हमें दिया हुआ है 168, ये हमें 168 दिया हुआ है। अब हमें जो लंबी भुजा है वो ज्ञात करनी है कि आयत की लंबी भुजा कौन सी है। दोस्तों हमारा आयत हुआ, ये इसकी लंबाई मानते हैं, इसकी चौड़ाई मानते हैं, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। तो इसके दोस्तों 2 भुजाएं होती है, एक लंबाई होती है, एक इसकी चौड़ाई होती है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो दोस्तों लंबी भुजा हमने ये मान ली कि इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। तो ये हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है कि इसकी लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों हमें पता है कि लंबाई इन दोनों का क्षेत्रफल का हमें दिया हुआ है 168 और विकीर्ण का हमें 25 दिया हुआ है। तो हम यदि इसको करके देखेंगे तो ये इस साइड में वर्गमूल है, उस साइड में जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा कि x की स्क्वायर में प्लस में b की स्क्वायर, उस साइड में इसको हम लेके जाएंगे तो 25 की स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इस साइड में वर्गमूल है। तो ये यदि हम 25 की स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा इस प्रकार से। और अपना अल की स्क्वायर प्लस में बी की स्क्वायर हमें आ गया 625 और अल बी हमें आ गया 168। तो यहाँ पर दोस्तों हमें सेंस आती है कि हम ए के स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर का हम क्यों ना फार्मूला लगाए, क्योंकि यहाँ पर अल के स्क्वायर प्लस में बी की स्क्वायर और यहाँ पर अल जो गुणा में बी आ रहा है तो हम उसी का फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। वो हमारे फार्मूले क्या होते हैं, यदि हम अल प्लस में बी की स्क्वायर लिखें तो ये अपना क्या हो जाएगा कि अल की स्क्वायर प्लस में बी की स्क्वायर में प्लस में 2 अल बी, ये हो जाएगा। यदि हम इसके अंदर इसको रखें तो अल की स्क्वायर प्लस में बी की स्क्वायर हमें 625 दिया हुआ है और प्लस में अल भी हमें 168 दिया है, 2 का 2 करेंगे और अल भी हमें 168 दिया हुआ है। हम यदि इसको करके देखें तो 125 प्लस में इसकी हम 2 से गुणा करेंगे तो 136 आ जाएगा। यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपना 961 हो जाएगा। इस साइड में अपना कितना है, इस साइड में अपना अल प्लस में बी की स्क्वायर है, ये स्क्वायर उस साइड में जाएगा तो ये इस साइड में, इस साइड से तो ये वर्गमूल में हो जाएगा। यदि हम अब इस वर्गमूल को सोल्व करेंगे तो अपना 31 आ जाएगा क्योंकि 31 की स्क्वायर 961 होता है। तो अब दोस्तों हमारी अल प्लस में बी की वैल्यू आ गई, अल प्लस में बी की वैल्यू अपनी 31 आ गई।
अब दोस्तों हमें अल की वैल्यू निकालनी है, तो अल की वैल्यू निकालनी है तो दोस्तों हम किस प्रकार से निकालेंगे। अब यदि हमने पहले यहाँ पर हमने प्लस का वाला फार्मूला लगाया, अब यदि हमें यहाँ पर माइनस वाला फार्मूला लगाए तो यहाँ पर अपना माइनस हो जाएगा, यहाँ पर फिर अपना माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो अपना यहाँ पर कितना आ जाएगा, अपना वर्गमूल में 289 आ जाएगा, क्योंकि 625 में से 136 लेस करेंगे तो अपना 289 आ जाएगा। तो ये 17 का स्क्वायर होता है, तो वर्गमूल को हटाएंगे तो अपना 17 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अपना माइनस वाला फार्मूला हमने लगाया है, तो अल माइनस में बी की वैल्यू अपनी 17 आ जाएगी, कि अल माइनस में बी की वैल्यू 17 आ जाएगी। अब यदि हम करेंगे तो बी से बी कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, तो 2 अल बराबर में 48 हो जाएगा। अल की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 इस साइड में जाके भाग में होगा, तो 48/2, तो ये 24 इसकी वैल्यू आ जाएगी, कि अल की वैल्यू अपनी 24 आ जाएगी। तो अपनी जो बड़ी भुजा है वो दोस्तों 24 होगी, जो छोटी भुजा है वो हमको पता है कि दोनों की वैल्यू हमें पता है कि 31 है। तो यदि बड़ी भुजा यदि 24 है, छोटी भुजा अपनी कितनी हो जाएगी, 7 बच जाएगी। तो ये अपनी कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी, और ये अपनी 7 आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम कर देंगे, और ये समीकरण भी अपना सही बैठेगा इस हिसाब से। यदि यहाँ पर हम लगाएं 24 की स्क्वायर, यहाँ पर हम 7 की स्क्वायर लगाएं, तो 24 की स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है, ये अपनी 49 होता है, तो ये अपना कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। 625 वर्गमूल में हो जाएगा, तो ये अपना 25 ही आ जाएगा, जो क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो इस प्रकार दोस्तों हम इसकी पुष्टि भी कर सकते हैं अपने उत्तर की। तो इस प्रकार अपना ऑप्शन नंबर ए जो सी दिया हुआ है, जिसमें 24 मीटर लिखा गया है, वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे अपना बर्ड जो रिलेशन से संबंधित प्रश्न है, जो 46 नंबर का जो क्वेश्चन है, उसको हम करते हैं। दोस्तों जो रीजनिंग के अंदर अपना जो ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, ये दोस्तों जरूर हमें एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है। पूरे के पूरे चांसेस है दोस्तों ऐसा एक क्वेश्चन आने का। तो हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे कि ए बी का भाई है, यानी ए और बी दोनों भाई है, ए और बी ये दोनों भाई है। अब इसमें क्या लिखा है, सी डी का पिता है और ई बी की माता है। ई जो है वो क्या, बी की माता है, ये माता है, तो ये इसकी भी माता हुई, इसकी भी ये माता हुई, क्योंकि ये दोनों भाई है। अब ये कहता है कि ए और डी भाई है, ए और डी भाई है, ए और डी भाई है, तो दोस्तों जो डी है वो बी का भी भाई हुआ, तो इसकी भी माता अपनी ई हो गई, इसकी भी माता हो गई, यानी ये तीनों ये क्या भाई है, इनकी माता क्या है, वो ई है। आगे की लिखा है कि सी डी का पिता है, सी जो है वो डी का पिता है, ये जो सी है ये इसका पिता है। यदि ये इसका पिता है तो इनका भी पिता हुआ, इनका भी पिता होगा, क्योंकि ये सभी क्या है, ये सभी के सभी भाई है। तो डी का पिता सी है, तो सी ए और बी का भी पिता होगा। अब इसमें क्या लिखा है कि ए और सी का क्या संबंध है, ई और सी का ये पूछा है। सबसे पहले ई लिखा है, तो ई का सी से क्या संबंध है, ई तो माता है, सी क्या है, इनका पिता है, तो दोनों का क्या संबंध होगा, यानी ई क्या होगी, सी की पत्नी हो जाएगी, ई सी की पत्नी हो जाएगी। तो यहाँ पर पत्नी का संबंध होगा। यदि हमें सी का संबंध पूछ ले ई से, तो हमें पता है कि सी ई का पति है, तो दोस्तों इसका उत्तर पति आ जाएगा। लेकिन इसमें ई का पूछा है, तो ई क्या है, वो सी की पत्नी है, तो इसमें पत्नी यानी डी ऑप्शन इसका अपना सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक दूध वाले ने दूध में कुछ पानी मिलाया, जिससे उसे मिश्रण को बेचने पर क्रय मूल्य पर 25% लाभ हो। मिश्रण में क्रमशः पानी और दूध की मात्रा अनुपात है। हमें दोस्तों मिश्रण में पानी और दूध की मात्रा जो है उसका अनुपात में निकालना है, उसका अनुपात में ज्ञात करना है। दोस्तों इसमें कहता है कि जो दूध है, दूध वाले ने दूध में कुछ पानी मिलाया है, जिससे कि उसका जो मिश्रण बनता है उसमें बेचने से उसको जो 25% लाभ हो। मान लीजिए उसमें दूध कितना था, 100 लीटर था, उसमें उसने कुछ पानी मिलाया, यानी उसकी हमने वैल्यू मान ली, उसकी वैल्यू मान ली कि 100 किलो दूध था और 100 रुपये में वो उसको बेचता है। और अब उसने कुछ इसके अंदर पानी मिलाया मान लीजिए, और इसको 25% लाभ होना चाहिए, 25% इस पर लाभ होगा, तो वो उस पर 25 रुपये लाभ होगा, तो वो 125 का मिश्रण हो जाएगा, 125 का मिश्रण हो जाएगा। क्योंकि 100 किलो दूध है और हमने उसको 100 रुपये ही मान लिया कि 1 रुपये किलो हमने दूध मान लिया, तो हमने क्या किया, इस पर 25% लाभ होगा, तो दोस्तों उसका जो विक्रय मूल्य है वो 125 हो जाएगा, जो टोटल मिश्रण है वो दोस्तों 125 हो जाएगा, क्योंकि जिसमें 25 किलो इसने पानी मिला दिया। तो अब इसमें पूछा है कि दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। दूध और पानी का अनुपात हम देखेंगे तो दूध इसमें 100 हो जाएगा, पानी इसमें 25 हो जाएगा, तो 100 और 25 का हम देखेंगे तो हमको पता है कि जो हम इस पर काटेंगे तो अपना
अपना 4:1 आ जाएगा, 4:1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। दोस्तों इसमें 1:4 भी लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें पानी और दूध का पूछा है। तो सबसे पहले हम इसमें पानी का लेंगे, तो पानी का कितना है 1 है और दूध का कितना है 4, तो 1:4 यानी बी ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या माना कि मैंने 100 किलो दूध माना और वो 100 रुपये का ही माना। यदि हम इसमें 25% लाभ कमाना चाहते हैं तो 25 रुपये का लाभ होगा, और इसमें फिर 1 रुपये किलो क्योंकि बिक रहा है, तो दोस्तों इसमें 25 किलो इसने पानी मिला दिया, तो कुल मिश्रण 125 हो गया। तो अब हमें क्या है 125 रुपये में उसको बेचना होगा, क्योंकि मैंने 1 रुपये किलो ही जो इस मिश्रण को माना है। तो अब क्या है ये इसमें ये दूध की मात्रा है, इसमें पानी की मात्रा है, इसका अनुपात हम निकालेंगे तो 1:4 में आ जाएगा पानी और दूध की मात्रा का अनुपात। अब हमें लिखा है कि टेल, इसमें TAIL और आगे लिखा है कि VCKN। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पीस का, PEACE का हमें निकालना है कि क्या होगा। दोस्तों हम देखेंगे तो TUVABCIJKLMN यानी एक छोड़ के अगला अक्षर आया है, तो PQR आ जाएगा, EFG आ जाएगा, ABC आ जाएगा, CDE आ जाएगा, EFG आ जाएगा, तो RGBEG ये इसका उत्तर होगा, जो अपना ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है। तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने 48 नंबर के क्वेश्चन का। अब अपना 49 नंबर का प्रश्न आता है, जिसमें लिखा है कि लंबाई, मीटर और कोण। दोस्तों हमें पता है कि लंबाई को हमें मीटर के अंदर मापते हैं, कोण को हम किस में मापेंगे, कोण को मापने के लिए हमें दोस्तों सी ऑप्शन जिसमें रेडियम लिखा गया है वो अपना सही उत्तर होगा। यानी लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, कोण को हम रेडियम में मापते हैं। आगे दोस्तों 50वें नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका दोस्तों मुझे कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं मिला। इसका दोस्तों बहुत लॉन्ग जो क्वेश्चन हो जाता है। यदि आपको कुछ शॉर्टकट फार्मूला इसका आता है, यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से कोई तरीके से आता है, तो दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, अपना जो 50वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है कि यदि गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा और 5वां पद क्रम में से 24 और 3 है, तो पहले 6 पदों का योग हमें निकालना है। दोस्तों इसका मैं आपको उत्तर बताऊँ तो इसका ए ऑप्शन जिसमें 189/2 लिखा गया है वो इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों ये किसी शॉर्टकट फार्मूले से आपको यदि आता है तो दोस्तों ये मुझको जरूर बताना कमेंट के माध्यम से। मैं ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अपना जो 51वें नंबर का प्रश्न है उसमें क्या लिखा है कि उसको हम देखते हैं। 25 और 50 के बीच की सम संख्याओं का औसत हमें निकालना है। दोस्तों 25 और 50 के बीच की जो 25 और जो 50 है इसके बीच की सम संख्या का हमें निकालना है। यदि हम सम संख्या यदि हम लिखेंगे 25 और 50 की, तो पहले क्या होगी अपनी 26 होगी, फिर हम चलेंगे तो इसका 28, फिर 30 हम लिखेंगे, 32, अगली 34, 36, 38, आगे 40, 42 और 44, 46 और 48 इनके बीच की लेनी है। तो दोस्तों हमें 50 की नहीं लेनी। यदि हम ये संख्या देखेंगे तो अपनी कितनी हो जाएगी, ये 2, 4, 6, 8, 10 और 12 हो जाएगी, 12 अपनी संख्या हो जाएगी। तो दोस्तों यदि हम 5 इस साइड में छोड़ें, इनका औसत हम किस प्रकार से निकालेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 हमने इस साइड का छोड़ दिया, 5 हम उस साइड का छोड़ें, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमने 5 उस साइड का छोड़ दिया। तो अपनी बीच की क्या संख्या आती है, ये आती है, उनका हम औसत निकाल लेंगे, यानी इनकी बीच की संख्या हम निकाल लेंगे तो अपनी 37 आ जाएगी। या फिर हम इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 36 प्लस में 38/2, यदि हम करेंगे तो 74/2 होगा, तो अपनी 37 आ जाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों हम इसको कर देंगे तो अपना सी ऑप्शन जिसमें 37 लिखा हुआ है वो अपना सही उत्तर आ जाएगा। यानी औसत का मतलब क्या होता है, बीच का होता है, एक सेंटर वैल्यू होती है जो पूरी जो श्रृंखला होती है अपनी पूरी जो डाटा होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो हमने इस प्रकार से उसकी बीच की वैल्यू हम ले लेंगे। यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने को कितने मंगलवार होंगे ये हमें बताना है दोस्तों। तो यदि 25 अगस्त को यदि गुरुवार है, 25 अगस्त को यदि गुरुवार है, तो दोस्तों गुरुवार से पहले क्या आता है, बुधवार, और बुधवार से पहले क्या आता है, मंगलवार ही आता है, यानी मंगलवार ही आता है। तो हमें पता चल गया कि 23 को मंगलवार था, यानी 23 को मंगलवार था। ये 23 को मंगलवार था, तो इससे पहले वाले और अगले मंगलवार हम देख लेते हैं। तो इससे पहले 7, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होता है, तो 7 दिन बाद में सेम डे आता है, तो हम इसमें यदि 7 लेस करें तो 16 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर अपना 2 आएगा, फिर आगे हम देखें तो अपना 30 नंबर पर आ जाएगा। 30 के बाद में तो महीना आता ही नहीं, वो खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों अपने कितने मंगलवार हो गए, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी 5 मंगलवार आएंगे। तो अपना बी ऑप्शन है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। किसी संख्या में से उसका 5/9 घटाने पर, भाग घटाने पर
72 प्राप्त होता है तो वह संख्या हमें निकालनी है कि वह संख्या क्या है। दोस्तों इस संख्या में हमें पता नहीं है कि वो संख्या क्या है, तो दोस्तों हम किस प्रकार से निकालेंगे वो संख्या हमें पता ही नहीं है, तो हम दोस्तों मान लेंगे, हम कितनी मान लेंगे, उसमें हम x मान लेंगे कि वो संख्या अपनी कितनी है, x है। और इसी संख्या का यानी इसी संख्या का 5/9 घटाने पर इसकी संख्या का 5/9 करेंगे, ये यदि हम घटाते हैं इसमें से तो हमें 72 प्राप्त होता है, हमें 72 प्राप्त होता है। तो दोस्तों हम इसको सोल्व करेंगे, x माइनस में 5x/9, उस साइड में अपना 72 है, इस साइड में ये एलसीएम लेंगे 9 तो अपना कितना हो जाएगा 9x माइनस में 5x, उस साइड में अपना 72 है, ये 9 उस साइड में जाएगा तो इसके गुणा में हो जाएगा, इसके गुणा में हो जाएगा। 72 की 9 के साथ हम गुणा करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा कि 8, 1 और 64 648 आ जाएगा। अब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो अपना 4x बचेगा, उस साइड में 648 बचेगा, ये 4 इस साइड में गुणा में उस साइड में आके भाग में होगा। यदि हम अब इसको घटाएंगे 16 और 2 यानी 162 x की वैल्यू आ जाएगी, यानी वह संख्या 162 होगी जिसमें से यदि 162 का ही 5/9 यदि हम रिलेस करें तो अपना 72 आएगा। यदि दोस्तों हम इसके अपने उत्तर की पुष्टि भी करना चाहें तो इसका यदि हमें 5/9 इसमें से घटाएंगे तो अपना 72 ही आएगा। इसको हम यदि कर देखें तो अपना कितना हो जाएगा 18, ये 18 कटेगा, 18 5 90, ये अपना 5/9 इसका 90 हो जाएगा। 162 में से यदि हम 90 लेस करेंगे तो अपना 72 ही आएगा। तो इस प्रकार से हम अपने उत्तर की पुष्टि भी कर सकते हैं। महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। दोस्तों महत्तम समावर्तक क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः भाग कर दें। तो इसमें जो संख्याएं दी गई है वो 0.7, 0.35, 1.05 दी गई है। दोस्तों A, B, C, D में से हमें देखना है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 0.7, 0.35, 1.05 को पूर्णतः भाग कर दे। दोस्तों यदि हम देखें तो डी ऑप्शन 1.5 वो दोस्तों हमें पता है कि पहली और दूसरी संख्या को भाग नहीं कर पाएगी। बी ऑप्शन देखें तो दोस्तों हमको पता है कि ये संख्या भी सभी जो तीनों संख्याओं को भाग नहीं कर पाएगी। तो सी ऑप्शन जिसमें 0.35 लिखा गया है उसको हम देखेंगे तो दोस्तों वो 0.7 और 0.35, 1.05 यानी तीनों संख्याओं को भाग कर देगी। तो अपना सी ऑप्शन जिसमें 0.35 लिखा गया है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है और रवि नीचे से 21वें स्थान पर है, तो उनके बीच हमें 3 छात्र दिए हुए हैं, तो कक्षा में कुल कितने छात्र है ये दोस्तों हमें बताना है। तो हम इसको किस प्रकार से कहेंगे, राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है, ये जो राजू है ये ऊपर से 10वें स्थान पर है, तो इस साइड में इसके 9 छात्र बैठे होंगे। रवि नीचे से 21वें स्थान पर है, ये यहाँ से 21वें स्थान पर है, ये 21वें स्थान पर है, तो यहाँ पर इस साइड में इसके 20 छात्र बैठे होंगे और इनके बीच में 3 छात्र है, इनके बीच में 3 छात्र है। तो हमें इन जो कक्षा के अंदर जो टोटल छात्र है उनकी संख्या हमें बतानी है। तो दोस्तों हमें पता है कि 21वां, हम इसको देखो इस प्रकार से कर सकते हैं, 21वां इसका स्थान है तो 21 ये हो गए, ऊपर से इसका 10वां स्थान है तो देखो 10 ये हो गए, और 3 इनके बीच में बैठे हुए हैं तो अपना कितना हो जाएगा 34 आ जाएगा। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। हमें पता है कि इस साइड में इसके 20 बैठे हुए हैं, 20 बैठे हुए हैं, एक ये खुद हो गया, बीच में इनके 3 बैठे हुए हैं और यहाँ पर एक ये हो गया जो राजू है, इस साइड में उसके 9 बैठे हुए हैं। इस प्रकार से भी यदि हम करते हैं तो भी अपना दोस्तों कितना आ जाएगा कि 10 और 21 34, फिर भी अपना 34 ही आएगा। तो इस प्रकार से भी हम इसको कर सकते हैं दोस्तों, वो अपनी मर्जी है किस हिसाब से करें, इस हिसाब से ईजी रहेगा क्योंकि इस साइड में 10 व्यक्ति है, इस साइड में 21 व्यक्ति है, बीच में 3 है, यदि हम इन सभी को जोड़ते हैं तो अपना 34 आ जाएगा। तो 34 विद्यार्थी इसके अंदर है। 4 पुरुष या 6 महिलाएं एक काम को 20 दिन में करते हैं, उस काम को 6 पुरुष तथा 11 महिलाएं कितने दिन में करेंगे, ये दोस्तों हमें बताना है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न हमें HSC CET के अंदर देखने को अवश्य मिल सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस को जो हमने ऐसा लगभग सभी जितने भी हमने मॉक टेस्ट आपको दिए हैं उनमें सभी में काम और समय से संबंधित प्रश्न हमने दोस्तों अवश्य डाला है। तो वो सभी के सभी प्रश्न आपको अच्छे से देख के जाना है। तो इसमें 4 पुरुष या 6 महिलाएं एक काम को 20 दिन में, यानी जो 4 पुरुष है और या फिर हम लें 6 फीमेल लें, वो एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 20 दिन में हमें क्या पूछा है कि 6 मेल 11 महिलाएं, ये उस काम को कितने दिन में कर देगी। दोस्तों इन दोनों में से यदि हम एक को लें
तो वो उस काम को 20 दिन में कर देते हैं। यानी 4 जो पुरुष है वो 6 महिलाओं के बराबर काम करते हैं, यानी 6 महिलाएं वो 4 पुरुषों के बराबर काम करती है। अब हमें इन दोनों को लेकर चलना है। यदि हम या तो ले लें जो अपने पुरुष है उनको ले लें, या फिर हम यहाँ पर महिलाओं को ले लें, इन दोनों में से एक को हम लेके चलेंगे तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। इसको हम कैसे करेंगे दोस्तों, यदि हम यहाँ पर फीमेल को लेके चलें, यहाँ पर हमें 11 फीमेल तो हमें दी हुई है, हमें पता है कि इसमें 6 पुरुष भी दिए हुए हैं, तो हमें पता है कि 6 जो महिलाएं हैं वो 4 पुरुषों के बराबर है, तो 6 पुरुषों के बराबर कितनी महिलाएं होंगी हम देख लेंगे। तो दोस्तों हमें पता है कि 9 महिलाएं हो जाएगी, 9 महिलाएं 6 पुरुषों के बराबर हो जाएगी, क्योंकि 6 महिलाएं हैं वो 4 पुरुषों के बराबर है 6 महिलाएं। तो दोस्तों जो कि 6 पुरुष है उसके बराबर कितनी महिलाएं हो जाएगी, 9 महिलाएं हो जाएगी। या हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं कि 6 महिलाएं वो 4 पुरुषों के बराबर है, तो हमें क्या निकालना है कि जो 6 जो पुरुष है उसके बराबर कितनी महिलाएं हो जाएगी। उसके बराबर यदि हम इसको काटेंगे तो अपनी देखो इसको काटते हैं तो ये अब ऊपर 36 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, ये 9 पर ही कटेगा तो 9 महिलाएं हो जाएगी। तो अपनी जो टोटल महिलाएं हैं वो 20 हो जाएगी, 20। देखो ये 6 महिलाएं उस काम को 20 दिन में करती थी, अब 20 महिलाएं हो गई है, यानी 14 महिलाएं ज़्यादा हो गई है, तो उस काम को कम दिनों में करेगी। तो हम क्या करेंगे, कम वाला ऊपर रखेंगे, इनमें से जो कम वाला है उसको हम ऊपर रखेंगे। 6 कम है तो 6 बटे में 20, ये दोस्तों कितने दिन में, ये जो कितने दिनों में कर देगी वो हमें निकालना है, तो हम 20 में से गुणा कर देंगे तो 6 दिन आ जाएगा, 6 दिन इसका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। हम इसको एक मेथड और बताता हूँ मैं आपको किस प्रकार से कर सकते हैं। 6 महिलाएं 20 दिन में करती है, तो हम यहाँ पर 6 महिलाएं 20 दिन में करती है, एक महिला का हम यहाँ पर निकालेंगे तो 20 गुणा में 6 120 दिन आ जाएगा। अब हम यदि 20 का हम यदि निकालते हैं तो 20 को हम इसमें भाग देंगे तो इसमें फिर भी 6 आ जाएगा, एक ही बात है, ऐसा ही हमने ऊपर किया है। तो अपना 20 यानी 6 दिन इसका उत्तर आ जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर इसमें बी में लिखा हुआ है 6। तो अपना 57वें नंबर का प्रश्न आता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये दोस्तों हमको बताना है। ये कुछ हमें संख्याएं दी गई है और एक प्रश्नवाचक संख्या, ये एक स्थान पर प्रश्नवाचक दिया गया है, उसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये हमको बताना है। 49 9 81 19 ये संख्या दी गई है एक कॉलम में। यहाँ पर 100 36 1, यहाँ पर हमें प्रश्नवाचक दे दिया कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। आगे क्या दिया है, 64 के नीचे 4 फिर 25 और नीचे 15। तो हमें यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों ये हमें पता है कि 7 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। यदि हम इनको जोड़ते हैं तो अपना 19 आ जाता है, 19 आ जाता है। यदि यहाँ पर हम देखें तो ये 10 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर है। यदि हम इनको जोड़ेंगे तो अपना 17 आ जाएगा, तो यहाँ पर 17 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर करके देखते हैं, यहाँ पर 8 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो यदि हम इनको जोड़ते हैं तो अपना 15 आता है। तो इसी प्रकार से हम इसको कर देंगे तो अपना 17 उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो अपने 57वें नंबर के जो प्रश्न है उसका अपना बी ऑप्शन जिसमें 17 लिखा हुआ है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे जो 58वें नंबर का प्रश्न आता है कि एक आदमी 10 रुपये में 11 नारंगी की दर से खरीदता है तथा 11 रुपये में 10 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत हमें निकालना है। दोस्तों हमको पता है कि ऐसा क्वेश्चन हमने 2 या 3 जो मॉक टेस्ट आपको जो 25 दिए हैं उनमें से हमने दिए हैं। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न, ये जो प्रश्न है ऐसा प्रश्न हमें बहुत बार अच्छे सीट के अंदर देखने को मिलता है। तो दोस्तों हमने ऐसा क्वेश्चन 2 या 3 मॉक टेस्ट में जरूर डाले हैं। तो हम देखेंगे तो इसमें अंदर क्या लिखा है कि जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य में से यदि हम क्रय मूल्य लेस कर दें तो अपना लाभ या हानि आ जाएगा, लाभ या हानि आ जाएगा। यदि ये उत्तर प्लस में आता है तो अपना लाभ होगा, यदि माइनस में आता है तो अपनी हानि होगी, तो हो जाएगा। यदि हम इसका विक्रय मूल्य की बात करें तो विक्रय मूल्य क्या होगा कि 11 रुपये में 10 बेचता है, 11 रुपये में 10 बेचता है, तो ये 1 का विक्रय मूल्य आ गया। और खरीदता कितने में, 10 रुपये में 11 खरीदता है, 10 रुपये में 11 खरीदता है, तो इसका क्रय मूल्य आ गया 1 का। तो यदि हम इसको घटाएंगे तो अपना लाभ आ जाएगा या फिर हानि आ जाएगी। यदि हम इसको घटाएंगे तो इसका हम एलसीएम लेंगे, 110 आ जाएगा। अब हम यदि इसको करें तो 121 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस में 100 आ जाएगा, तो 121 यानी 21 बटे 110 ये अपना क्या आ गया,
ये अपना इसमें लाभ आ गया, क्योंकि प्लस में आया तो ये लाभ होगा, ये यदि माइनस में आता तो अपनी हानि होती। तो 21/110 क्या आ गया, अपना लाभ आ गया। अब हमें परसेंटेज निकालना है। जब तक हमें कुछ भी ना बोला जाए क्वेश्चन के अंदर, हम लाभ या हानि जो निकालते हैं वो हमेशा हम क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो इसमें क्रय मूल्य कितना है अपना 10/11 है, तो हम 10/11 हम लिखेंगे। हमने यदि परसेंटेज निकालना है तो हम 100 से गुणा करेंगे। तो अब हमें ये जो नीचे जो वाली जो रकम है ये उल्ट जाएगी, हमें यदि इसकी मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे तो 21/110 गुणा में 11/10 हो जाएगा, गुणा में 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है। तो अब हम इसको काटते हैं तो ये अपना 10 पकड़ जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 21% इसका उत्तर आ जाएगा। ये जो अपना 21 बचा है, 21% इसका उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इसको कर देंगे। अब अपना जो प्रश्न नंबर 59वां आता है उसमें लिखा है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज का हमें अनुपात निकालना है। क्या होगा दोस्तों, हमें पता है कि पहले वर्ष में तो दोनों सेम ही होते हैं, बाद में क्या होता है जितने भी अगले वर्ष होते हैं तो उसमें ब्याज व ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर, लेकिन जो साधारण ब्याज के अंदर ब्याज की जो राशि होती है वो समान ही होती है। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज का हम निकालते हैं, तो हम वो राशि 100 रुपये मान लेते हैं, 100 रुपये मान लेते हैं। तो 5% की दर से है तो पहले वर्ष 5 लगा होगा, दूसरे वर्ष भी 5 लगेगा, साधारण ब्याज जो है वो अपना 10 आ जाएगा। अब हम चक्रवर्ती ब्याज निकालते हैं। चक्रवर्ती ब्याज में पहले वर्ष तो दोस्तों हमें पता है कि 5 रुपये लगेगा, दूसरे वर्ष में ब्याज पर ब्याज लग जाएगा, तो 5 पर भी ब्याज लगेगा 5%। तो 5 का यदि हम 5% निकालेंगे तो 0.25 हो जाएगा, और ये 5 तो हमको पता है कि लगना ही है, तो 0.25 और इस पर ब्याज लगेगा, तो 5.25 दूसरे वर्ष में लग जाएगा। यदि हम चक्रवर्ती ब्याज में यदि हम जोड़ेंगे तो 10.25 आ जाएगा, अपना 10.25 आ जाएगा। साधारण ब्याज अपना 10 आया, चक्रवर्ती ब्याज अपना 10.25 आ जाएगा। हमें निकालना है कि सबसे पहले क्या लिखा है, इसमें चक्रवर्ती ब्याज लिखा है, तो चक्रवर्ती ब्याज कितना है अपना 10.25 है, वो हम लिखेंगे। दूसरा हमें क्या दिया गया है, इसके अंदर 10 दिया गया है, इनका हमें अनुपात निकालना है, तो हम इस प्रकार से इसका अनुपात निकालेंगे। यदि हम यहाँ पर इसकी जो पॉइंट है इसको हटाएंगे तो 10/25 हम करेंगे, आगे बटे में 10 है, तो ये नीचे दोस्तों एक रकम है ना यहाँ पर, तो ये जो 10 है ये नीचे आ जाएगा, इसके नीचे कैसे आ जाएगा कि यहाँ पर 1025/100 गुणा में 10, यदि हम इनकी गुणा करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। अब हम इनका यदि काट भी सकते हैं, यहीं पर भी अनुपात निकाल सकते हैं। यदि हम इसको 25 पे काटें तो अपना किस प्रकार से कटेगा, ये यहाँ पर 40 आ जाएगा, और यहाँ पर अपना कितना आ जाएगा 40 और 41 आ जाएगा, तो 41/40 आया। तो यदि हम इसका यदि हम इसका अनुपात निकालेंगे तो 41:40 अपना उत्तर आ जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। आगे दोस्तों अपना 60वें नंबर का प्रश्न आता है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि अव्यवस्थित क्रम में है। इनमें से क्रम को हमें व्यवस्थित करते हुए विकल्पों में से उस विकल्प की पहचान करना है जो कि तर्क संगत है। तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, इसके अंदर पहला क्या दिया हुआ है कि मुद्रक, प्रकाशक, लेखक, संपादक और विक्रेता, ये दोस्तों हमें दिया है। सबसे पहले ये दोस्तों बुक जो होता है उससे जो संबंधित एक प्रश्न है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो लेखक होता है वो दोस्तों उस बुक को लिखता है, बाद में वो एडिट की जाती है संपादक के द्वारा, तो वो संपादक आ जाएगा। बाद में दोस्तों उसको हमें क्या करेंगे, छापेंगे, उसको हम क्या करेंगे, मुद्रक करेंगे, बाद में उसको हम क्या करेंगे, पब्लिश उसको करेंगे, यानी प्रकाशक, जो प्रकाशक आ जाएगा। अंत में क्या होगा, विक्रेता, यानी उसको बेचने वाला, यानी वो मार्केट में आ जाएगी। तो अपना ऑप्शन नंबर जो बी है, जिसमें हमें 3 4 1 2 5 लिखा हुआ, वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। यानी सबसे पहले क्या होगा, लेखक उस पुस्तक को लिखेगा, बाद में संपादक उसको एडिट करेगा, फिर वो क्या होगी दोस्तों, प्रिंट होगी, बाद में वो दोस्तों पब्लिशर के पास हम जाएंगे, जो यानी वो उसको पब्लिश हम करेंगे, और बाद में वो विक्रेता के पास जाएगी मार्केट के अंदर दोस्तों बिकने के लिए। तो इस प्रकार अपना बी ऑप्शन, जिसमें 3 4 1 2 5 लिखा हुआ, वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चल रही एक रेल एक खंबे को 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई हमें ज्ञात करनी है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे, एक खंबे को दोस्तों पार कर रही है, तो ऐसे क्वेश्चन में यदि कोई व्यक्ति होता है, कोई खंभा होता है, कुछ होता है, तो उसकी जो डिस्टेंस होती है उसको दोस्तों हम 0 मानते हैं, उसकी कोई भी डिस्टेंस नहीं होती। तो जितने समय में वो है जो रेल है उस खंबे को, वो व्यक्ति को पार करती है, उस हिसाब से हम इसकी जो रेल की लंबाई हम निकाल लेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे, 60 किलोमीटर है और ये प्रति घंटा हमें दिया हुआ है, चल रही है एक रेल, और एक खंबे को 30 सेकंड में पार करती है, 30 सेकंड में। तो हम दोस्तों सीधा निकालेंगे वो 30 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेती है। तो 30 सेकंड का हम निकालेंगे, तो हमें क्या निकालना है, हमें दूरी निकालनी है, यानी लंबाई निकालनी है। तो हम लंबाई को ऊपर हम रखेंगे, तो 60,000
ये 60 हमें किलोमीटर दिया गया, यदि हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 60 हो जाएगा, क्योंकि हमें उत्तर में मीटर दिया हुआ है, क्योंकि हमें मीटर में निकालना है इसको, तो मीटर में निकालना है 60 जा रही है, मीटर हो जाएंगे। ये 3600 सेकंड में निकालती है, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। हमें 30 का निकालना है तो हम 30 से इसको गुणा कर देंगे। यदि हम काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी ये, तो आगे हम 6 पे इसको काटेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, 1 जीरो की 1 जीरो, यहाँ पर 6 आ जाएगा। इसको हम ये यदि हम 6 पे काटेंगे तो 5 पे कट जाएगा, तो 500 आ जाएगा कि 500 मीटर इसका उत्तर आ जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम कर देंगे, क्योंकि हमें निकालना है क्या है, उसकी लंबाई निकालनी है, नहीं उसकी डिस्टेंस दूरी निकालनी है कि ट्रेन की कितनी दूरी है यानी कितनी उसकी लंबाई है। तो हम लंबाई को ऊपर हम रखेंगे, 60 किलोमीटर दी हुई है, यदि हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 60,000 हो जाएगी। हम ये 3600 सेकंड में निकालते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। हमें 30 का निकालना है तो हम 30 से गुणा कर देंगे, तो अपना 500 मीटर इसका उत्तर आ जाएगा, बी ऑप्शन। 3 विक्रेताओं से गुजर कर बिकने वाले किसी आभूषण का मूल्य 65% बढ़ जाता है, यदि प्रथम और द्वितीय विक्रेताओं के लाभ क्रम से 20% और 25% हो, तो तृतीय विक्रेता का लाभ हमें निकालना है कि कितना होगा। दोस्तों हमको इस पर किस प्रकार से करना है, दोस्तों क्रमागत छूट है, यानी एक विक्रेता आगे छूट दे रहा है, फिर वो छूट दे रहा है, फिर वो छूट दे रहा है, तो हमें उसका जो मूल्य है वो दोस्तों 65% बढ़ जाता है। और पहले और दूसरे विक्रेताओं के द्वारा दी गई छूट हमें दी गई है, तो वो हमें लाभ दी गई है, तो हमें जो तृतीय विक्रेता है उसका लाभ हमें निकालना है। दोस्तों ये लाभ पर बेच रहे हैं, छूट पर नहीं बेच रहे, ये लाभ पर बेच रहे हैं, तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, उसका हम 100 रुपये मान लेते हैं, 100 रुपये। और ये 3 विक्रेताओं से गुजर कर उसका जो मूल्य है वो दोस्तों 65% बढ़ जाता है, यानी वो 165 की हो जाती है, 165 की हो जाती है। ऐसा इसके अंदर दिया हुआ है। पहले में दोस्तों 20% लाभ जोड़ता है, तो यहाँ पर आके वो वस्तु 120 की हो गई होगी, 120 की हो गई, इसको 120 की मिली। फिर वो 25% जोड़ता है, तो इसका वो 25% जोड़ेगा 120 का, तो दोस्तों 30 रुपये जोड़ेगा, तो यहाँ पर वो 150 की हो गई, 150 की हो गई। अब यहाँ से गुजर कर वो वस्तु 165 की हो रही है, यानी वो दोस्तों 15 रुपये बढ़ रही है। तो हमको पता है कि 150 का 10% ही होता है 15, तो यहाँ पर 10% आ जाएगा। तो इस प्रकार अपना हम करेंगे, तो अपना डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों इसने 20% इस पर लाभ जोड़ा, तो यहाँ पर आके वस्तु 120 रुपये की हो गई प्रथम के पास जो सेलर है। दूसरा उस पर 30% जोड़ता है, क्योंकि ये 120 में इसकी कॉस्ट पड़ी है इसको, इसमें दिए दोस्तों यदि ये दोस्तों 25% जोड़ेगा, तो 120 का यदि हम 25% हम करेंगे तो अपना 30 ही आएगा, क्योंकि 4 पकड़ जाएगा, ये दोस्तों 30 पकड़ जाएगा। तो इस पर इसने 30 रुपये जोड़े, तो यहाँ पर आकर 150 की हो गई। और जो तीसरे विक्रेता से गुजरने के बाद में दोस्तों ये वस्तु हमें पता है कि 165 की मिल रही है, तो यानी 15 रुपये ऐड हुए हैं, 15 रुपये ऐड हुए हैं। यदि हम इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 15 रुपये हम निकालते हैं 150 पर, हम यदि इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो अपनी 10 ही आ जाएगी, 10 आ जाएगी, तो अपने 10 इस प्रकार से हम निकाल देंगे। तो अपना ऑप्शन नंबर इसके अंदर जो डी दिया हुआ है जिसमें कि 10% लिखा हुआ है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन से ये जो अपने सीईटी परी है, तो ऐसे ही क्वेश्चन हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन हमें एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो अपने जितने भी 25 के 25 वीक जो हमने मॉक टेस्ट आपको दिए हैं, उनमें हमने यही कोशिश की है कि जो सीईटी से संबंधित जो संभावित प्रश्न जिसके आने की पूरी चांसेज है, उनको ही हमने दोस्तों इसके अंदर डाले हैं। तो ये दोस्तों 25 के 25 जो मॉक टेस्ट है वो आपको जरूर करके जाना है। और यदि आपको वीडियो के अंदर सोल्यूशन चाहिए तो दोस्तों इसी चैनल के ऊपर संत रविदास लाइब्रेरी श्याम सुख के नाम से एक दोस्तों प्ले लिस्ट है, वहाँ पर जाकर आप सभी के सभी जितने भी हमारे जो मॉक टेस्ट दिए हैं, जो वीकली टेस्ट हमने लिए थे वो हमने आपको मॉक टेस्ट के रूप में दिए हैं, तो उनका सोल्यूशन आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। उसका जो लिंक है दोस्तों वो मैं इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वो दोस्तों हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है जो संत रविदास लाइब्रेरी श्याम सुख का, वहाँ पर जाके हमने तो आपको 25 वीकली टेस्ट यानी जो मॉक टेस्ट दिए हैं, उससे आगे भी दोस्तों हम ले रहे हैं, हमारे 28 हो चुके हैं। तो आगे वाले की भी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको दोस्तों हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पर दोस्तों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको जो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो उसका भी लिंक उसका भी लिंक मैं आपको अपने जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसमें डाल दूंगा। पहले वाली वीडियो के नीचे भी मैंने डाला हुआ है, इस वीडियो के अंदर भी मैं उस जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक मैं डाल दूंगा। वहाँ पर जाके आप हमारा जो संत रविदास लाइब्रेरी श्याम सुख का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों अपना जो अगला 63वें नंबर का प्रश्न आता है, यदि जल को भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आकाश, आकाश को दीवार कहा जाए तो फल कहाँ पर? दोस्तों हमें पता है कि फल कहाँ पर पैदा होते हैं,
फल उगते हैं वृक्ष के ऊपर, और जो वृक्ष को इसमें आकाश बोला गया है। तो दोस्तों ये जो फल है वो आकाश से पैदा होंगे यानी उत्पन्न होंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जिसमें आकाश लिखा हुआ है तो अपना सही उत्तर हो जाएगा। 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है और 7:9 है। यदि दोनों बर्तनों को 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात हमें निकालना है कि क्या होगा। दोस्तों यदि हम इसको किस प्रकार से करेंगे, ये हम पहला बर्तन मानते हैं, ये हम दूसरा बर्तन मानते हैं। इसमें हमें दूध और पानी का अनुपात 7:5 दिया हुआ है, इसमें हमें 7:9 दिया हुआ है, और इतना ही किलो हम इसमें दूध और पानी मान लेते हैं कि ये दूध है, ये पानी है, ये दूध है और ये पानी है। यदि हम इसको जोड़ते हैं तो 12 आता है, इसको जोड़ते हैं तो हम 16 आता है। ये दोस्तों अपना आता है 1:1 के अनुपात में मिलाना है एक दोनों बर्तनों में से। तो हमें नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात हमें निकालना है। दोस्तों हम इसको किस प्रकार से करेंगे, इनमें हम एलसीएम लेते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। जितना एलसीएम आएगा उतना हमें इसमें से दूध, इसके जो मिश्रण में से हम दूध और पानी निकाल लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, हमको पता है 48 आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो 48 हम इनमें से निकालेंगे, 48 इसमें से निकाल लेंगे, 48 हम इसमें से निकाल लेंगे। तो हम यदि इसमें से निकाल लेंगे तो ये हम दोनों जोड़ेंगे तो 12 रहे, इसको हम भाग देंगे 4 आएगा। तो हम इनकी गुणा करेंगे तो ये दोस्तों 28 किलो तो अपना दूध आ जाएगा इसके अंदर, और इसके अंदर जो अपना पानी है वो दोस्तों 20 किलो आ जाएगा। यदि हम इसमें से 48 निकालेंगे तो ये किस पे कटेगा, 3 पर, तो 21 किलो इसमें अपना दूध आ जाएगा। पानी कितना आ जाएगा इसमें, 27 किलो आ जाएगा। तो दूध कितना आया, 49 आया, पानी कितना आया, 47 आया। तो 49:47 इसका उत्तर आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में लिखा हुआ है। इस प्रकार से हम कर देंगे। दोस्तों इनमें से हमने एक कॉमन फैक्टर लिया यानी एक एलसीएम लिया, वो 48 आया। 48 किलो इसमें से निकालेंगे, 48 किलो इसमें से निकालेंगे। यदि 48 इसमें से हम निकालेंगे तो इसी अनुपात के अंदर वो इसके अंदर आएगा, क्योंकि उसी अनुपात में दूध और पानी मिले हुए हैं। तो यदि हम उसमें से कुछ निकालेंगे तो इसी अनुपात में निकलेंगे, तो इसी अनुपात में निकलेंगे। तो इसमें से 28 किलो दूध आया, 20 किलो पानी आया। हम उसमें से 48 किलो हमने यदि मिश्रण निकालेंगे तो 21 किलो दूध आएगा, 27 किलो पानी आएगा। तो इसमें दूध कुल आया 49 किलो और पानी कुल आया 47 किलो। तो 49:47 इसका उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। यदि P का अर्थ गुणा है, R का अर्थ जमा है, T का अर्थ भाग है, S का अर्थ घटा है, तो हमें एक वैल्यू दी गई है, उसका हमें मान निकालना है कि उसका मान क्या होगा। सबसे पहले इसमें जो हमें वैल्यू दी गई है, जो हमें रकम दी गई है, वो हम लिख लेते हैं। उसका कुछ कोड दिए गए हैं जो चिन्ह के रूप में, उनको हम बीच में लगा देंगे। इसमें क्या लिखा है कि 18T और 3P 9S 8R 6, ये दिया है कि 18T 3P 9S और 8R 6, ये दिया गया यहाँ पर S है 18। आगे टी को इसमें क्या बोला गया है, टी का अर्थ इसमें भाग बोला गया है, तो भाग में 3, पी का गुणा बोला गया है तो गुणा में ये 9 है। एस का क्या बोला गया है, एस का इसमें घटा बोला गया है तो 8। आर का क्या बोला गया है, आर का जमा बोला गया है तो जमा 6। इसका हमें निकालना है। सबसे पहले हम भाग वाले को करेंगे, भाग वाले को करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 6 गुणा में 9, फिर -8 प्लस में 6, फिर हम गुणा वाले को करेंगे तो ये 54 आएगा। अब हम इसको करेंगे -8 प्लस में 6, यानी -8 है और प्लस के 6। तो अब दोस्तों इसको हम करते हैं तो अपना माइनस का 2 बचेगा, तो 54 माइनस में 2, तो अपना 52 इसका उत्तर आ जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो सी ऑप्शन जिसमें 52 लिखा हुआ है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। दी गई संख्या में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या हमें ज्ञात करनी है। दोस्तों इसको हम किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले हम ये संख्या लिख लेते हैं। इसके अंदर 11, 12, आगे 13, 15, फिर 15, 18 और 17 दी गई है। आगे में निकालना है कि आगे जो संख्या आएगी वो क्या आएगी। तो हम देखें दोस्तों इसमें 1 1 ऐड हुआ है, इनमें 11 के बाद में 13, फिर 15, फिर 17, 1 1 ऐड हुआ। इसमें 3 3 ऐड हुआ है तो आगे भी 3 ऐड हो जाएगा तो 21 आ जाएगा, क्योंकि 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 3 21, तो आगे 21 आ जाएगी। तो अपना डी ऑप्शन जिसमें 21 लिखा हुआ है अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे दोस्तों 68वें नंबर का प्रश्न आता है कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है और इनकी आयु का गुणनफल हमें 189 दिया हुआ है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात में निकालना है कि 3 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा, ये हमें निकालना है। दोस्तों इसको हम किस प्रकार से करेंगे, उनकी आयु हमें पता नहीं है तो उसका अनुपात हम कैसे निकालेंगे। उसका अनुपात हम नहीं निकाल सकते जब तक हमें उनकी आयु ना पता हो। तो उनकी आयु हमें पता नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उनकी आयु हमें मान लेंगे। उनकी आयु क्या मान लेंगे, और उनका अनुपात दिया हुआ है 7:3,
ये हम 7x मान लेंगे, ये हम 3x मान लेंगे। यदि हम इसको करेंगे तो x से x कट जाएगा, 7:3 ये अपना आ जाएगा। तो अब इनकी आयु का गुणनफल हमें 189 दिया गया है, इनका यदि हम गुना करें तो वो हमें 189 दिया गया है। अब हम यदि इसको करेंगे तो 7 या 21, x की करेंगे तो x की स्क्वायर बराबर में 189 दिया हुआ है। ये 21 उस साइड में जाएगा तो इस साइड में x की स्क्वायर बराबर में 189/21। यदि हम इसको काटेंगे तो ये 9 आ जाएगा। ये स्क्वायर है उस साइड में जाके वर्गमूल में हो जाएगा, तो x की वैल्यू अपनी 3 आ जाएगी। x की वैल्यू 3 आई तो ये हमने पिता की मानी, ये हमने पुत्र की मानी, तो पिता की कितनी आ जाएगी 21, पुत्र की कितनी आ जाएगी 9। हमें 3 वर्ष बाद पूछा है तो इसमें हम 3 इसमें ऐड कर देंगे, इसमें भी 3 ऐड कर देंगे तो ये 24 हो जाएगी, ये अपनी 12 हो जाएगी। अनुपात निकालेंगे 2:1, इसका उत्तर आ जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना, इसके अंदर हमें इनका वर्तमान जो आयु है उनका अनुपात दिया गया है 7:3, तो इसकी 7x मानी, इसकी 3x, इनकी दोनों की गुणा हमें 189 दी हुई है। यदि हम इसकी गुणा करेंगे तो 21 के x की स्क्वायर आएगा, उस साइड में 189 है, हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हमें x को इस साइड में रखेंगे, 21 उस साइड में जाएगा तो भाग में हो जाएगा तो 9 आएगा। ये स्क्वायर इस साइड में जाके वर्गमूल में होगा तो ये 3 का स्क्वायर होता है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा कि x की वैल्यू 3 आ गई। अब हम इसके अंदर x की वैल्यू हम रखते हैं 7:3 में, इसके अंदर यदि हम रखते हैं तो इनकी वर्तमान आयु अपनी आ जाएगी 21 और 9। इसमें 3 वर्ष बाद की पूछ, हमें पता है कि 3 वर्ष बाद उनकी 3 वर्ष अधिक होगी आयु, तो हम इसमें ऐड करेंगे तो 3 इसमें ऐड की, इसकी 24 आई, इसकी 12 आई। यदि हम इसका अनुपात निकालेंगे तो 2:1 इसका उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। श्रृंखला को पूरा करना है और हमें श्रृंखला की दी गई है 7, 26, 63, 124, 215 और 342, ये हमें दी गई है। और आगे हमें दिया प्रश्नवाचक चिन्ह के आगे क्या आएगा। दोस्तों इसमें क्या लिखा गया है कि 2 का यदि हम क्यूब करें उसमें से 1 लेस कर दें 7 आएगा। यदि हम 3 का क्यूब करें उसमें से 1 लेस कर दें तो 26 आएगा। फिर हम 4 का करेंगे, फिर हम 5 का, 6 का, 7 का करेंगे, क्योंकि 7 का हम यदि क्यूब करेंगे 343 होता है, उसमें से 1 लेस करेंगे तो 342 आ जाएगा। अब 7 के बाद में 8 का आएगा, 8 का हम क्यूब करेंगे उसमें से 1 लेस कर देंगे तो अपना कितना आ जाएगा 512 आता है, उसमें से 1 लेस करेंगे तो 511 अपना उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना बी में लिखा है। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अपना लास्ट क्वेश्चन आता है मैथ जो रीजनिंग के पोर्शन का, उसमें लिखा है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग है। दोस्तों यदि हम इस आकृति को ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमें वर्गों की संख्या 7 मिलेगी, तो 7 इसका सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों इस प्रकार से अपना जो 14वां वीकली टेस्ट हुआ था संत रविदास लाइब्रेरी श्याम सुख के अंदर, उसका जो मैथ जो रीजनिंग का पोर्शन है उसका हमने कंप्लीट सोल्यूशन कर दिया है। अब दोस्तों अपना सिर्फ और सिर्फ 23 नंबर का जो वीकली टेस्ट है, जो जिसको हम मॉक टेस्ट भी बोल सकते हैं, उसका सोल्यूशन रहता है। बाकी सभी टेस्ट का दोस्तों मॉक टेस्ट का मैंने इसके अंदर इस चैनल के ऊपर सभी का हमने सोल्यूशन दे दिया है। अब दोस्तों हमें मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।